ओके सो अस्सलाम वालेकुम। सो इसी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के बारे में बात कर ली थी। अब बहुत ही ब्रीफली हम लोग देख लेते हैं कि क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस से क्या मुराद है और पेनक्रियाटिक नियोप्लेजियाज जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं और क्या होते हैं। ठीक है, सो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है बेटे। वही बात है कि क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस जो है यानी जो काफ़ी ज़्यादा टाइम से चल रहा है और इतना सुवेयर नहीं था और उसके जो कॉजेज़ थे वो ऐसे थे जो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पेनक्रियाज को इफेक्ट कर रहे थे, सडन फ्लेयर अप नहीं था। ठीक है, सो क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस के अगर हम कॉजेज़ की बात करेंगे तो इसमें जो मोस्ट कॉमन रीज़न है वो अल्कोहल है। अल्कोहल की भी क्रॉनिक हिस्ट्री है, पेशेंट काफ़ी टाइम से अल्कोहल जो है वो ले रहा है और आहिस्ता आहिस्ता पेनक्रियाज इफेक्ट हो रही हैं। ठीक है, नंबर 2 ये हो सकता है कि पेनक्रियाटिक डक्ट की अगर ऑब्स्ट्रक्शन है और वो इतनी सवेयर नहीं थी, पहले थोड़ी थी, थोड़ा थोड़ा इफेक्ट होते होते सिक्रीशंस इफेक्ट हुई, सो पेनक्रियाटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस कॉज कर सकती है। उसके बाद बेटे वो कहता है कि हेरिडिटरी पेनक्रेटाइटिस जो है वो भी रीज़न बनता है फॉर क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस। एंड उसके बाद हम बात करें तो जो नियोप्लेजियाज हैं, नियोप्लाज्म्स हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो सेम वही सिनेरियो है कि एब्डोमिनल पेन है, लेकिन वो यही कह रहा होता है कि जी एब्डोमिनल पेन था और ज़्यादा था लेकिन फिर ठीक हो गया था, तो इसलिए फिर मैं आपके पास नहीं आया और ये चल रहा है कोई 3-4 साल से। ठीक है, इस तरह की हिस्ट्री भी देते हैं पेशेंट। तो एब्डोमिनल पेन होता है वो सुवेयर होता है लेकिन एपिसोडिक होता है और रिकरंट होता है। अगर हम बात करें लोकेशन की तो एपिगैस्ट्रियम में वो पेन जो है वो लोकेटेड होता है और सेम एज के वो रेडिएट करके बैक साइड पे जाता है। ठीक है, सो रेडिएशन होती है पेन की टुवर्ड द बैक साइड, कमर की तरफ। ठीक है, उसके बाद हमने लास्टली भी बात की थी कि क्या हुई हुई होती है, सब फेशियल ब्लीडिंग हुई हुई होती है। सब फेशियल ब्लीडिंग की वजह से क्या मिल सकती है बेटे, हमें स्किन पिगमेंटेशन मिलती है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस की वजह से पेनक्रियाज के अंदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन इनसफिशेंसीज क्रिएट हो जाती हैं। एंडोक्राइन सफिशेंसी की वजह से मोस्ट कॉमनली आपको क्या होता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस मिलता है पेशेंट्स के अंदर। 30% तक पेशेंट डायबिटिक होते हैं। क्रॉनिक कैल्सिफिक पेनक्रेटाइटिस, एक होता है क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस और एक कैल्सिफिक होता है जिसमें साथ में अंदर स्टोन कैल्सिफिकेशन भी हुई होती है, तो उसमें 70% तक लोग डायबिटिक होते हैं। ठीक है, और एक्सोक्राइन डेफिशिएंसी है तो लाइपेजेस वगैरह नहीं होंगे, जीआईटी से एब्जॉर्प्शन ठीक तरीके से नहीं होगी, तो पेशेंट का वेट लॉस होगा, पेशेंट एनोरेक्सिक होगा और साथ में स्टेटोरिया होगा। ठीक है, मोर देन 90% वो कहता है कि जब एक्सोक्राइन टिश्यू डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं तब ये मैल एब्जॉर्प्शन एंड स्टेटोरिया की कॉम्प्लिकेशन आती हैं। सो क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस में ना सिर्फ पेन होता है बल्कि साथ में एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन इनसफिशेंसीज भी क्रिएट हो जाती हैं। हमने इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है, इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट सेम ही है कि नंबर 1 हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, नंबर 2 हम लोग प्लेन एब्डोमिनल एक्सरे जो है वो कर लेते हैं और उस पर हमें पेनक्रियाटिक कैल्सिफिकेशन इफ हो तो नज़र आ जाती है। ठीक है, नंबर 3 फिर हम लोग ERCP करते हैं बेटे। ERCP इज़ एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रियाटिकोग्राफी। ठीक है, और इसके अंदर वो कहता है कि हमें ना ऐसे डायलेटेड चेन्स मिलती हैं, डायलेटेड चेन्स ऑफ फ्लेक्स मिलती हैं और सेक्युलेशंस मिल सकती हैं। हम यहाँ पे पेशेंट को क्या ट्रीट करें, क्रॉनिकली हमारी 2 ही होती है। एक तो जो कॉज है हम उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करें, यानी हमने कहा कि मोस्टली इसकी जो रीज़न है वो अल्कोहल है ना, तो पेशेंट को कहना है कि अल्कोहल को अवॉइड करें। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 ये है कि हमने उसका पेन कंट्रोल करना है। पेन कंट्रोल करने के लिए हम क्या देते हैं जी, एनसेड्स देते हैं और जैसे पैरासीटामोल वगैरह हो गया। उसके बाद हम पेशेंट को ओपियोइड्स दे सकते हैं। अगर इससे कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर हम लोग जो है वो ब्लॉक न्यूरोलिसिस भी करते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग सीलियक प्लेक्सिस न्यूरोलिसिस करते हैं। और उसके अलावा भी हमारे पास एक ऑप्शन होती है जो मिनिमल इन्वेसिव थोरेकोस्कोपिक पता नहीं स्प्लेंक्नेक्टमी की जा सकती है। ठीक है, तो ये पेन को कम करने के लिए करते हैं। और नंबर 3 हमने कहा कि मोस्टली इनके अंदर डायबिटीज़ और मैल एब्जॉर्प्शन होगी, सो हम उसको भी इस तरह से ही टैकल करेंगे। इफ़ मैल एब्जॉर्प्शन है तो मैल एब्जॉर्प्शन के लिए और स्टेटोरिया के लिए नंबर 1 डाइट में फ़ैट्स को कम कर देंगे और डाइट के अंदर जो है हम पेनक्रियाटिक एंजाइम देना शुरू कर देंगे ताकि जो भी वो खा रहा है एटलीस्ट उसकी एब्जॉर्प्शन हो सके। और इफ़ साथ में डायबिटीज़ शुरू हुई हुई है जो कि हमने कहा अप टू 30% नॉर्मली, लेकिन अगर कैल्सिफिक पेनक्रेटाइटिस है तो 70% तक पेशेंट डायबिटिक होता है, तो हमने उस तरीके से फिर डायबिटीज़ को मैनेज करना है। सो कॉज को एलिमिनेट करना है और इस रीज़न की वजह से जो भी मैनिफेस्टेशंस आ गई हैं उन मैनिफेस्टेशंस को भी हमने फिर टैकल करना होता है। ठीक है बेटे, अब यहीं पे आपकी बुक के अंदर एक और छोटा सा टॉपिक है, वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसको हम लोग कहते हैं पेनक्रियाटिक सूडोसिस्ट। ठीक है, क्या कहते हैं, पेनक्रियाटिक सूडोसिस्ट कहते हैं। अब इसको सूडोसिस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं
क्या हुआ होगा कि लोकलाइज एरिया पे ना ऐसे एक सिस्ट बनी हुई होती है और इस सिस्ट के अंदर नेक्रोटिक और हेमरेजिक मटेरियल है। क्या है? नेक्रोटिक और हेमरेजिक मटेरियल और साथ में बहुत सारे पेनक्रियाटिक एंजाइम। सो ये क्या है? कलेक्शन ऑफ नेक्रोटिक हेमरेजिक मटेरियल रिच इन पेनक्रियाटिक एंजाइम। फिर हम इसको सूडो क्यों कहते हैं? सूडो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास ऊपर एपिथेलियल लाइनिंग नहीं होती जो कि सिस्ट को सिस्ट बनाती है। और अगर हम बात करें कि इसकी वॉल किससे बनी हुई होती है तो वो सिर्फ ग्रैनुलेशन टिश्यू से बनी हुई है, प्रॉपर एपिथेलियम इसके पास नहीं है। सो एक सिस्ट होती है जिसको हम पेनक्रियाटिक सूडोसिस्ट कहते हैं। वाई पेनक्रियाटिक? क्योंकि इसमें एंजाइम है वो एट द लेवल ऑफ पेनक्रियाज मिलती है। वाई सूडो? क्योंकि उसके पास एपिथेलियल लाइनिंग नहीं है। ठीक है, मोस्ट कॉमन पेनक्रियाटिक सिस्ट यही होती है 75% तक सिस्ट्स में से। इसकी रीज़न एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस और एब्डोमिनल ट्रोमा हो सकता है। हमने इसकी सर्जरी करके इसको तब रिमूव करना है, नंबर 1 अगर तो ये पिछले 4 वीक से प्रेजेंट है, और नंबर 2 अगर तो ये बहुत ज़्यादा थिक वॉल है, यानी इसकी जो वॉल की थिकनेस है वो 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और ये 6 वीक्स हो गए हैं और रिजॉल्व नहीं हुई, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसकी सर्जिकली परक्यूटेनियस अप्रोच के थ्रू हम परक्यूटेनियस ट्रांसगैस्ट्रिक सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी कर सकते हैं या सर्जिकली हम इसको फिर रिमूव करते हैं। तो ये आपने सूडोसिस्ट की बात भी याद रखनी है। तो आप कहेंगे मैम बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स कर दी थी इसलिए क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, हम इतना टाइम ज़ाया करते हैं। नाउ द लास्ट थिंग इज पेनक्रियाटिक ट्यूमर्स। ठीक है, अब पेनक्रियाटिक ट्यूमर्स भी अगेन आपकी सर्जिकल डोमेन में आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इनको डिस्कस ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपको हेलो हाय हो। नंबर 1 बेटे हमारे पास होता है इंसुलिनोमा, ठीक है, जिसमें जो बीटा सेल ट्यूमर कहलाता है। नंबर 2 हमारे पास होता है गैस्ट्रोनोमा, और अगर आपको याद हो तो ये ज़िलिंगर एलिसन सिंड्रोम में हमने पढ़ा है। और नंबर 3 होता है पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा। ठीक है, सो जो इंसुलिनोमा है इसको हम लोग बीटा सेल ट्यूमर भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा बीटा सेल्स में से इंसुलिन बनता है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन जो है वो यही है आइसलेट ट्यूमर में, और इसमें आपने याद रखना है कि इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। जब इंसुलिन ज़्यादा है ना बेटे तो इंसुलिमा में आपने याद रखना है एक ट्राइड मौजूद होता है और उसको हम विपल ट्राइड कहते हैं, और इसकी सर्जरी को भी इसीलिए विपल ऑपरेशन कहा जाता है। सो जो विपल ट्राइड है ना बेटे उससे क्या मुराद है? उससे ये मुराद है कि पेशेंट को एपिसोडिक हाइपोग्लाइसीमिया की कंप्लेंट्स होती हैं। ठीक है, यानी उसका हर थोड़ी देर के बाद ग्लूकोज कम हो जाता है। जैसे ड्रामा वगैरह में नहीं हम देखते हैं इनका ग्लूकोज कम होता है, गिर जाते हैं, फिर जलेबी खाते हैं या कुछ भी करते हैं, वो होश में आते हैं। तो इनके अंदर जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोडिक अटैक्स आते रहते हैं। नंबर 1 क्यों हाइपोग्लाइसीमिया होता है? क्योंकि इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनता है ना, जो भी खाते हैं उसमें ग्लूकोज जाता है, वो यूटिलाइज हो जाता है। नंबर 2 साथ में CNS डिसफंक्शन, जैसे मैंने कहा वो बेहोश हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है पेशेंट जो है वो CNS की वजह से कंफ्यूज हो जाता है, एंजाइटिक हो जाता है, सख्ते में चला जाता है या कोमा में भी जा सकता है। ठीक है, और नंबर 3 ये कि ड्रामेटिकली ये सब कुछ रिवर्स हो जाता है जैसे उनको मीठी चीज़ दे दो। दिस इज़ नोन एज विपल स्ट्राइड। क्या है विपल स्ट्राइड? हाइपोग्लाइसीमिया, CNS मैनिफेस्टेशन, ड्रामेटिक रिवर्सल। ठीक है, अब लैब फाइंडिंग हम इस ट्यूमर की करेंगे तो इंसुलिन ज़्यादा होगा, ग्लूकोज कम होगा, लेकिन कीटोएसिडोसिस नहीं होती, और C पेप्टाइड भी एलिवेटेड होते हैं। ठीक है, सो C पेप्टाइड एलिवेटेड होते हैं, उसके बाद इंसुलिन एलिवेटेड होता है, ग्लूकोज कम होता है। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास आता है गैस्ट्रोनोमा। जो गैस्ट्रोनोमा है बेटे इसको हम G सेल ट्यूमर कहते हैं, और गैस्ट्रोनोमा मैलिग्नेंट होता है और समटाइम ये एक्स्ट्रा पेनक्रियाटिक साइट्स पे भी पड़ा हुआ होता है। और आप पढ़ चुके हैं ज़िलिंगर एलिसन सिंड्रोम में कि ये बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक बनाता है, और वहाँ पर हमने कहा था ट्राइड होता है कि गैस्ट्रिन बहुत ज़्यादा होता है और एसिड बहुत ज़्यादा होता है और अल्सरेशन होती है। ठीक है, अच्छा, और वो ये कह रहे हैं कि एसोसिएटेड होता है MEN1 यानी मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजियास के साथ और ज़िलिंगर एलिसन सिंड्रोम के साथ। नंबर 3 हमारे पास आता है पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा। ये बड़ा कॉमन ट्यूमर है, लेकिन ये लेस देन 2% मेलिग्नेंसीज के लिए अकाउंट करता है। मोस्ट कॉमन एडिनोकार्सिनोमा है ये, 90% तक पेनक्रियाटिक कार्सिनोमास एडिनोकार्सिनोमा होते हैं। ठीक है, 60 to 80 में ये ज़्यादातर इफेक्ट करते हैं। इसके लिए रिस्क फैक्टर स्मोकिंग, हाई फैट, क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस और डायबिटीज़ हो सकती है। अब वो कह रहे हैं
कि हम लोग देखें, अगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने इसके अंदर याद रखनी है कि इसकी म्यूटेशंस ऑल्टर होती हैं। अगर हम देखें अर्ली स्टेजेस के अंदर इसके अंदर जो म्यूटेशन है वो कौन सी होती है, उसको कहते हैं कि रास जीन के अंदर म्यूटेशन होती है, ठीक है। इंटरमीडिएट स्टेज के अंदर वो कहता है कि एक जीन है जिसको हम P16 जीन कहते हैं और ये इफेक्टेड हुई होती है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ठीक है। और लेट स्टेजेस में फिर आपने याद रखना है कि जो हमारे पास P53 है और उसके बाद जो BRCA2 है वो इफ़ेक्ट हुई होती हैं, जो कि ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं। तो पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा में ये एक पैटर्न आपने याद रखना है। मोस्टली बेटे 60% पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा हेड में देन बॉडी टेल वगैरह को इन्वॉल्व कर सकता है, ठीक है। पेशेंट कैसे आएगा, पेनलेस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, एपिगैस्ट्रिक पेन है, एनोरेक्सिया है, वेट लॉस है। और गॉल ब्लैडर ना इनका काफ़ी बड़ा होता है तो वो पैल्पेबल होता है, लेकिन वो गॉल ब्लैडर टेंडर नहीं होता, ठीक है। और इसको हम कहते हैं क्रूजोवियर साइन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमें मैलिग्नेंसी और इन्फेक्शन को रूल आउट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और बस यही होगा, मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, क्योंकि पेनक्रियाज बाइल डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगी तो जॉन्डिस होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, वेट लॉस, एनोरेक्सिया और पैल्पेबल गॉल ब्लैडर होता है, लेकिन वो नॉन टेंडर है। अब फिर हम इसकी मैनेजमेंट कैसे करें, तो आपकी मेडिसिन बुक में नहीं बताता, क्योंकि इसकी मोस्टली मैनेजमेंट सर्जिकल है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ प्रेजेंटेशन। अर्ली स्टेज में आ जाता है तो फिर तो हम सर्जरी करते हैं, जिसमें हम विपल सर्जरी करते हैं, जिसमें हम पेनक्रियाज है, ड्यूडेनम है, जजनम है, ऊपर से सारी बाइल डक्ट है, ठीक है, और स्टमक के सारा कुछ निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं विपल्स ऑपरेशन। लेकिन अगर वो बेटे ऐसे स्टेज पे आता है जहाँ ये पॉसिबल नहीं है, फिर हम पैलेटिव ट्रीटमेंट में जाते हैं, जिसमें हम स्टंटिंग करते हैं, एनाल्जेसिक देते हैं, न्यूट्रिटिव सपोर्ट देते हैं। ये सारा कुछ जो है वो बड़ा अच्छा करके आपकी इस बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ से करना चाहें कि जो पेनक्रियाटिक कार्सिनोमास हैं उनमें हम लोग किस तरह से पेशेंट को मैनेज करते हैं, कि विपल सर्जरी करते हैं इनिशियली, नहीं तो फिर हम पैलेटिव ट्रीटमेंट में हम जॉन्डिस को रिलीव करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करेंगे, पेन करेंगे, क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश और कीमोथेरेपी जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी तीनों चीज़ें हो गई। वैसे तो ये आपकी ज़्यादा सर्जिकली इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टिल बेटे हमने यहाँ पे तीनों चीज़ों को डिस्कस किया है। नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस से, सो आई होप कि कोई मसला नहीं है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस ऐसा पेन जो एपिगैस्ट्रिक है, बैक तक जाता है, रिलीफ हो जाता है बैठने पे। और अगर इसके कैंसर्स में आप जाएंगे तो साथ में जॉन्डिस मस्ट होगा, ठीक है। एनोरेक्सिया, वेट लॉस, जॉन्डिस, एपिगैस्ट्रिक पेन जो रेडिएट करता है, बैक तक जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि ये पेनक्रियाटिक कैंसर हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ इट। अब बस ये यहाँ पे GIT पोर्शन ख़त्म हो गया। इसमें कोई कंसर्न, कोई इशू हो तो मुझसे पूछ लें। थैंक यू।